मैंने बस उसका बट पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे पागल प्रिजन में डाल दिया, क्योंकि अंदर एक ड्रग लॉर्ड था जो एक झटके में पूरे यूएस को खत्म कर सकता था, एक स्वॉर्ड मास्टर जो अकेले ही जापान गिरा सकता था, एक हैकर जो पूरा ग्लोबल इंटरनेट कंट्रोल करता था। दुनिया के 18 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स बस वहीं चिल कर रहे थे। उस प्रिजन की नींव तक न्यूक्लियर बॉम्ब से बनी थी और किसी तरह मेरे जैसा एक नोबडी भी अंदर पहुंच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अपनी सारी रीच लगा दी। वो चाहती थी कि मैं हर दिन जेल में सड़ता रहूं, लेकिन जो उसने सोचा नहीं था वो ये कि वहां के 18 बॉसेस ने मुझे छुआ तक नहीं, उल्टा मुझे जबरदस्त रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था जिसे वो अपनी स्किल सिखा सके। तो मैं ही उन सबका बन गया। साल गुजरते गए और मैंने वो सब सीख लिया जो वो जानते थे, यहाँ तक कि मैं उनसे आगे निकल गया। येमो, तुम्हारी सजा खत्म हो गई है, आज तुम फ्री हो। एक गार्ड ने आवाज लगाई। मैंने आंखें खोली, अपने मास्टर्स को पास खड़े देखा और झुककर गहरा प्रणाम किया। मास्टर्स, अब मैं निकल रहा हूँ। मेरे एक मास्टर ने मुझे देखा और बोला, अबे छोटे, आज इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? हमारा टाइम खत्म है, तुम्हारा अभी शुरू हुआ है। जो हमने तुमसे कहा है उसे भूल मत जाना। मास्टर्स, आपने जो भी कहा है मैं पूरा करूंगा। एक बार टीचर, हमेशा के लिए पिता जैसे होते हैं। अब मैं निकल रहा हूँ। मैं घुटनों पर बैठा और 3 बार सिर झुकाया, फिर मुड़कर चल दिया। प्रिजन के बाहर आकर मैंने आसमान की तरफ देखा और फ्रेश एयर की गहरी सांस ली। मैं उन सब के लिए बाहर हूँ जो नहीं निकल पाए। अगले दिन मैं नानलिंग वापस था। जैसे ही मैं उतरा, मैंने 2 सफेद बालों वाले बुजुर्ग देखे। बिना कुछ बोले मैं घुटनों पर गिर गया। माँ, डैड, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, सॉरी। माँ ने मुझे उठाया, उनकी आंखों में आंसू थे। बस तू सही सलामत घर आ गया, यही काफी है। डैड रोड के किनारे कैब रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया। डैड, आपकी कार कहाँ है? जब मैं अंदर गया था तब हमारी कुछ कंपनीज चल रही थी। साफ था कि कुछ गलत हुआ है। सच में। डैड ने कड़वी स्माइल दी। बेटा, तेरे जाने के बाद बिजनेस बिखर गया, सब खत्म हो गया। कर्ज चुकाने के लिए हमें कार्स और हाउस तक बेचने पड़े। मैं उनकी शर्म साफ देख सकता था। मेरा मन नहीं हुआ और पूछने का। माँ ने डैड को देखा। अभी बच्चा घर आया है, ये सब क्यों बता रहे हो? फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। शामो, अभी हम अमीर नहीं हैं, लेकिन तेरी और रुयान की शादी के लिए हमने काफी पैसा बचा रखा है। जल्दी डेट फिक्स कर लेते हैं और आज रात उसके फैमिली के साथ डिनर कर लेते हैं। लियू रुयान, मैंने मन में उसका नाम लिया। वो मेरी स्कूल की क्लासमेट थी, मेरा पहला प्यार। बस उसके बारे में सोचकर ही दिल गर्म हो जाता था। अंदर जाने से पहले हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसने वादा किया था कि मेरे बाहर आते ही वो मुझसे शादी करेगी। उसी के सहारे मैंने वो साल काटे थे। घर पहुंचकर मैंने शॉवर लिया, फिर माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाया। माँ ने मेरे फेवरेट डिशेस बनाए थे। फिर टेबल पर उसने खुश होकर कहा, मैंने अभी रुयान के पेरेंट्स को कॉल किया है, आज रात डिनर पर शादी की डेट फाइनल करेंगे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। माँ उठकर दरवाजा खोलने गई। कुछ ही पल बाद एक मिडिल एज्ड कपल अंदर आया। उनके साथ वो लड़की भी थी जिसके बारे में इतने साल सपने देखता रहा। माँ और डैड ने एक दूसरे को कंफ्यूज नजरों से देखा। डिनर तो रात को था ना, अभी क्यों आ गए? वो हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्हें वार्मली अंदर बुलाया। लियू फैमिली ने मेरे पेरेंट्स के वेलकम को मुश्किल से नोटिस किया। रुयान के डैड लियू जियानान टांग पर टांग रखकर ऐसे सोफे पर बैठ गए जैसे घर उन्हीं का हो। आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, पुराने जान पहचान वाले हैं तो सीधी बात करता हूँ। मेरे डैड का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो पहले बड़े आदमी रह चुके थे, लोगों को पढ़ना जानते थे। लियू जियानान पीछे टिकते हुए घमंड से बोले, मेरी बेटी वायो ग्रुप में डिपार्टमेंट मैनेजर है, 6 फिगर सैलरी लेती है। तुम्हारा बेटा जेल काट कर आया है। तुम्हें सच में लगता है वो उसके लायक है? साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर मेरी बेटी से शादी का सपना देख रहे हो तो सपना ही देखते रहो। लियू की वाइफ भी उसी इरिटेटिंग टोन में बोली, बिल्कुल, मेंढक हंस का मांस नहीं खा सकता, बस सपने देखो। मेरे पेरेंट्स शॉक्ड रह गए। उन्हें लगा था कि लियू फैमिली कुछ प्रॉब्लम करेगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो आकर सब कुछ ऐसे बिगाड़ देंगे। मैंने शांत होकर लियू रुयान की तरफ देखा। क्या तुम भी यही चाहती हो? रुयान ने आंखें घुमाई। ऑब्वियसली। येमो, स्कूल में तुम रिच थे और मैं गरीब, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूमती थी। लेकिन अब तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट हो चुका है और तुम सालों प्रिजन में रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी मेरे लेवल के हो? तभी एक आदमी जिससे शराब की तेज स्मेल आ रही थी, सूट पहनकर अंदर आया। जैसे ही रुयान ने उसे देखा, वो भागकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। येमो, अब सच जान ही लो, ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है, वायो ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, साल में मिलियंस कमाता है। मेरे लायक ऐसा ही आदमी होता है। और हाँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मुझे सच में उसकी बेवफाई की उम्मीद नहीं थी, और वो भी मेरे माँ बाप के सामने। जरा भी शर्म नहीं। सूट वाला आदमी मुझे घूर कर बोला, तुम जेल काट कर आए हो, तुम्हें देखना भी बैड लग लगता है। मैंने रुयान के घमंडी चेहरे की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसा। लियू रुयान, तुम खुद को इतना काबिल समझती हो? भूल गई जब तुम्हारे पेरेंट्स मेरे सामने घुटनों पर गिरकर मिन्नतें कर रहे थे? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं प्रिजन क्यों गया था। सबको लगा था कि उस लड़की को मैंने कार से हिट किया, लेकिन स्टीयरिंग पर तुम्हारे डैड थे। मेरे मॉम डैड पूरी तरह शॉक्ड रह गए। शाओमो, तुमने अभी क्या कहा? मैंने शर्म से उनकी तरफ देखा। माँ, डैड, मैं अंधा था। मैंने खुद को 10 साल प्रिजन में सड़ने दिया। मैंने अपने फैमिली को बर्बाद होने दिया। रुयान ठंडी हंसी हंसी। येमो, ये शहीद बनने का ड्रामा मत करो, ये सब तुमने खुद चुना था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो, मैं मान जाता हूँ, लेकिन तुमने उस टाइम मुझसे 100K उधार लिया था और 10 साल की जिंदगी भी मैंने तुम्हारे लिए दी है। 15 मिलियन ठीक रहेगा। चलो इंटरेस्ट छोड़ देता हूँ, बस 10 मिलियन दे दो, वरना ये रिश्ता तोड़ने का सोचो भी मत। तुम दोनों को लगता है ऐसे ही आराम से निकल जाओगे?
कोई चांस नहीं? या फिर ऐसा करते हैं, मैं इसकी 100 कॉपीज बनवाकर वायो के हेडक्वार्टर के सामने बांट दूं। शादीशुदा डिपार्टमेंट मैनेजर और वीपी का अफेयर, क्या हेडलाइन बनेगी। ये सीधा उनकी नस पर लगा। जीबोदा और लियू फैमिली ऐसे लग रहे थे जैसे गर्म तवे पर बैठे हों। ये एकदम किलर मूव था। वायो का ब्रांड इमेज ही उनके लिए सब कुछ है। अगर ये बाहर गया तो दोनों की जॉब गई समझो। जीबोदा ने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। तो बड़ा खतरनाक आदमी है, पता है। उसने रुयान का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाने से पहले मुड़कर बोला, तुझे अंदाजा नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। मैं गारंटी देता हूँ तू और तेरे पेरेंट्स इस बात पर पछताओगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये बात तुम पर भी लागू होती है। बस ये उम्मीद है कि जिस दिन तुम घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगोगे तब भी इतना कॉन्फिडेंस रहेगा। बाहर निकलते वक्त लियू के पेरेंट्स ने मेरे मॉम डैड की तरफ उंगली उठाकर कहा, हमारे सोन इन लॉ से पंगा लिया है, इसकी कीमत तुम्हारे पूरे फैमिली को चुकानी पड़ेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि लियू फैमिली ऐसा मूव करेगी। जो माहौल कुछ देर पहले तक इतना वार्म था वो एकदम डार्क हो गया। मॉम और डैड ने एक दूसरे को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़े। डैड ने मुझे संभालते हुए कहा, बेटा टेंशन मत लेफ्टिनेंट, लियू रुयन जैसी लड़की। अच्छा हुआ अभी उसका असली चेहरा दिख गया। मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन उस जीबोदा से बहुत आगे जाएगा। उनके शब्दों से दिल थोड़ा हल्का हुआ। डैड आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। आपका बेटा यहाँ सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा और क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ बैठा है। ये बोलते ही मेरा चेहरा उतर गया। डैड थोड़ा हिचकिचाए। बेटा असल में एक बात है जो मैं तुझसे छुपा रहा था। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। दिल बैठ गया। डैड आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है मतलब? सच में? वो एक सेकंड के लिए रुक गए, तभी मॉम ने मेरे सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। नालायक, तेरे डैड बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर सहलाते हुए कहा, तो फिर ऐसा चेहरा क्यों बना रहे थे जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। डैड ने मॉम की तरफ देखा और सांस ली। बस ये कहना था कि हाँ हम बैंकरप्ट हो गए, लेकिन जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, जिंदगी चलती रहती है। मैंने राहत की सांस ली। आपने तो डरा ही दिया था, लगा सब खत्म हो गया। फिर मेरा चेहरा सख्त हो गया। लेकिन आज लियू रुयन अपने पूरे फैमिली के साथ आकर एंगेजमेंट तोड़ने आई, आपके सामने सीन क्रिएट किया। ये मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। थोड़ा टाइम दो, वो जरूर पछताएगी। अगले दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे मुझे अपनी कमर पर गन की नली महसूस हुई। पीछे से ठंडी आवाज आई, लड़के अगर अपने पेरेंट्स को सेफ देखना चाहता है तो चुपचाप हमारे साथ चल। सच कहूं तो मैंने एक उम्मीद से भी निपटा सकता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स सामने थे, रिस्क नहीं ले सकता था। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा है अब सीधा एंट्रेंस की तरफ चल, उसने आदेश दिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने मुझे कार में धकेल दिया। कोई चालाकी मत करना। गन वाले ने मेरे सिर पर दबाव डाला। मैंने आंखें बंद कर ली। चलो देखते हैं इसके पीछे कौन है। करीब आधे घंटे बाद हम एक प्राइवेट क्लब के बाहर रुके। मैं उनके पीछे अंदर गया। पीछे की तरफ एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स था। एक 50 साल का आदमी स्विंग ले रहा था। मुझे देखते ही उसने क्लब पास खड़ी एक टैक्टिकल आउटफिट वाली औरत को दे दिया। फिर पसीना पहुंचते हुए मेरी तरफ आया। 10 साल बाद भी जिंदा है तू? ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था ये कौन है। मुझे लगा जीबोदा ने भेजा है। मैं कन्फ्यूज होकर बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। बूढ़ा ठंडी हंसी हंसा। ठीक है मरने से पहले जान ले, मैं किन हुलांग हूँ। ये नाम सुनते ही जैसे झटका लगा। किन हुलांग, उस लड़की का फादर जिसे लियू रुयन ने अपाहिज बना दिया था जब मैं नैनलिंग प्रिजन में था। बाकी इनमेट्स मुझे हर वक्त पीटते थे। मैं लगभग मर ही गया था और ये सब पीछे से यही आदमी करवा रहा था। अब याद आ रहा है ना? किन हुलांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सोचकर कि मैंने उस लड़की के लिए सब झेला बेकार में, बस एक हल्की सी सांस निकली। मिस्टर किन, लियाओ कैसी है? किन लियाओ वो लड़की थी जिसने अपने पैरों का सहारा खो दिया था और वो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। लियू रुयन मेरी कार ले गई थी, जानबूझकर या नहीं मुझे आज तक नहीं पता, और कैंपस में सीधा लियाओ को टक्कर मार दी जिससे वो कमर के नीचे से लकवाग्रस्त हो गई। इतनी अच्छी लड़की मेरी वजह से बर्बाद हो गई, ये सोचकर ही दिल टूट जाता था। लियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तुम्हें पता भी है वो किस हालत में जी रही है? किन हुलांग गरज उठा। इन 10 सालों में लियाओ कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। अगर मैंने चुपचाप लोगों को उस पर नजर रखने के लिए नहीं लगाया होता तो वो कब की मर चुकी होती। ये कहते कहते उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने सिर झुका लिया और गहरा झुककर बोला, मिस्टर किन मुझे सच में माफ कर दीजिए। किन हुलांग ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारी माफी सुनने आया हूँ? सॉरी बोलने से मेरी बेटी वापस चल पाएगी? उसने ठंडी आंखों से मुझे घूरा। आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम 10 साल पहले जो किया उसकी कीमत चुकाओ। साफ साफ बोलता हूँ, तुम्हारे पिता की कंपनी मैंने ही बर्बाद की। लियू रुयन को मैंने ही अपने साथ मिलाया, फिर जीबोड़ा को भेजा उसे फंसाने के लिए, यहाँ तक कि मैंने उसे प्रेग्नेंट भी करवा दिया। वो यहीं रुक गया। साफ था कि वो मेरा रिएक्शन देखना चाहता था। वो चाहता था मैं टूट जाऊं, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिखाया। मैं बस वहीं खड़ा रहा, सिर झुकाकर उसकी बात सुनता हुआ। कुछ पल बाद मैंने धीरे से सांस छोड़ी। थैंक यू मिस्टर किन। किन हुलांग ऐसे देखने लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। वो भौहें सिकोड़कर बोला, तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो? क्या प्रिजन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? मैंने सिर उठाया और शांत होकर कहा, मुझे पता है आप मेरे डैड से नफरत करते हो, लेकिन आपने सिर्फ उनकी कंपनी बर्बाद की, मेरे पेरेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, और आपने मुझे ये भी दिखा दिया कि लियू रुयन असल में कैसी है। तो हाँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जरा भी नहीं हिला और यही बात उसे चुप गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अडा अड़ी ये तुम्हारा है। उसने पीछे खड़े 2 ब्लैक कपड़ों वाले लोगों की तरफ इशारा किया। उन्होंने सिर हिलाया और गन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां ट्रिगर पर गईं, उन्होंने अपनी गर्दन पकड़ी और धीरे धीरे नीचे गिर गए बेहोश। मिस्टर किन सावधान रहिए, ये आदमी मजाक नहीं है। उसकी बात सुनकर किन हुलांग हिल गया। वो जानता था वो कहाँ खड़ी है। टियर 6 फाइटर, आसपास के सबसे खतरनाक लोगों में से एक। अगर वो भी ऐसा कह रही थी
तो यमो सच में बड़ा खतरा था। ओयंग ने साफ देखा था एडा और आदि की गर्दन में चांदी की सुइयां धसी हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कि मैंने कब मूव किया। तभी जैसे ही किन्हुलांग उससे कुछ पूछने वाला था, ओयंग की आंखें पलट गईं और वो भी गिर गई। उसकी गर्दन में भी वैसी ही एक सिल्वर नीडल थी। किन्हुलांग मुझे घूरता रह गया, पूरी तरह हिला हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो प्रिजन जाने से पहले बस एक स्टूडेंट थे, इतने ताकतवर कैसे हो गए? मैंने उसे शांत नजरों से देखा। मिस्टर किंग, ये दुश्मनी छोड़ दीजिए, आपको मेरे पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। किन्हुलांग तुरंत भड़क गया। तुमने लियाओ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता है तुम्हें मारने से उसके पैर ठीक नहीं होंगे येमो, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मैंने उसे गंभीर नजरों से देखा। अगर मैं लियाओ को फिर से चलने लायक बना दूं तो? उसका चेहरा बदल गया। फिर वो ठंडी हंसी हंसा। तुम दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हार मान चुके हैं, तुम खुद को क्या समझते हो? मैंने साफ कहा। मिस्टर किन, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। लियाओ के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक, मैं उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। मेरी बात सुनकर किन्हुलांग थोड़ा डगमगाया। हर डॉक्टर, हर रिपोर्ट उसे ही बता चुकी थी लियाओ कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन इस लड़के के कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा था कि उसका मन मानने लगा। वो अभी भी सोच ही रहा था। तब मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं फेल हुआ तो मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूंगा, ये मेरा वादा है। अब तक ओयंग किंचिंग को होश आ चुका था। उसने मेरी बात सुनी और वो भी हैरान रह गई। वो अच्छी तरह जानती थी इतने ताकतवर आदमी को मारने का एक ही तरीका होता है, जब वो खुद मरना चाहे, वरना पूरी सरकार की ताकत लगानी पड़ती है। उसने किन्हुलांग की तरफ देखा। ऐसा आदमी झूठ नहीं बोलता, इन्हें मौका दीजिए, ये यंग मिस के लिए एक और चांस है। किन्हुलांग ने हैरानी से ओयंग की तरफ देखा। जब से वो उसकी बॉडीगार्ड बनी थी वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती सीधी बात करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए बोलेगी। किन्हुलांग ने मेरी तरफ देखा। अगर ओयंग कह रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लियाओ अपनी सिस्टर के साथ बाहर गई है, करीब 2 घंटे में नैनिंग वापस आ जाएगी। तुम्हारी किस्मत, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिक्र मत कीजिए मिस्टर किन, ये वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। फिर मैंने कलाई घुमाई और वो तीनों सिल्वर नीडल्स वापस खींच ली। अदा और आदि को होश आ गया और जिस नजर से वो मुझे देख रहे थे, साफ डर था। वो डर जो तब आता है जब सामने वाला तुमसे हर तरह से ऊपर हो। इंतजार लंबा लग रहा था, लेकिन मैंने पहले ही 10 साल इंतजार किया था। 2 घंटे कुछ भी नहीं थे। 2 घंटे गुजर गए। एक हल्की सी आवाज गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की व्हीलचेयर पर बैठी अंदर आ रही थी। पीछे एक औरत उसे धकेल रही थी। हल्की हवा चली और कुर्सी पर लगे छोटे छोटे घंटियां बज उठी, साफ और नरम आवाज के साथ। किन्हुलांग का पूरा अंदाज बदल गया। उसकी आंखें नरम पड़ गईं। लियाओ, बाहर अच्छा लगा? किन लियाओ की आंखें खाली थी, आवाज भी फीकी। जगह तो अच्छी थी, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए उसका क्या मतलब? ये सुनकर उसका दिल टूट गया। हर बार जब वो अपनी पहले वाली खुशमिजाज बेटी को याद करता और अब उसकी ये हालत देखता, उसका मन करता मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे। तभी लियाओ की नजर मुझ पर पड़ी। एक पल में उसकी बेजान आंखों में फिर से चमक आ गई। येमो, तुम कब बाहर आए? मैंने उसे देखा। दिल में भारी पछतावा था। लियाओ, काफी समय हो गया। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि पीछे खड़ी औरत गुस्से से फट पड़ी, आगे बढ़ी और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम जिंदा कैसे बचे हुए हो? तुम्हें तो वहीं अंदर मर जाना चाहिए था। वो गुस्से से कांप रही थी। वो लियाओ की बड़ी बहन थी, चिन फेयन। मेरे गाल में जलन हो रही थी, लेकिन मैंने बचाव नहीं किया। मैं इसके लायक था। चिन फेयन अपने पिता की तरफ मुड़ी। डैड, ये अभी तक जिंदा क्यों है? किन्हुलांग ने जैसे यही उम्मीद की थी। वो भौहें सिकोड़ कर बोला, अभी इसे मार नहीं सकते। चिन फेयन ने घूर कर पूछा, क्यों? क्या आप भूल गए लियाओ ने इसके कारण क्या झेला है? अगर मैं उसके साथ दिन रात नहीं रहती तो आज उसे दफनाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। किन्हुलांग फिर से उस दर्द में डूब गया। उसने मेरी तरफ देखा। जबड़ा कसा हुआ। ये 1000 बार मरने लायक है, लेकिन इसने कहा है कि ये लियाओ के पैरों को ठीक कर सकता है, उसे फिर से खड़ा कर सकता है। किन फेयन और लियाओ दोनों मुझे घूरने लगी। ये सच नहीं हो सकता। किन फेयन ने आंखें घुमाई। डैड, आप सच में इसकी बात मान रहे हो? अगर ये नहीं होता तो लियाओ आज इस व्हील चेयर पर होती। किन्हुलांग का चेहरा गिर गया। मुझे भी इस पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर जरा सा भी चांस है कि लियाओ फिर से चल सके, चाहे ये कितना भी पागलपन लगे, मुझे ये मौका लेना होगा। चिन फेयन ने अपने डैड के चेहरे का भाव देखा और थोड़ा शांत हो गई। डैड, वापसी की फ्लाइट में मेरी मुलाकात एक कमाल के इंसान से हुई। उसका नाम जंग स्वान है। उसके दादा जंग जोंगपिंग थे, जो महान डॉक्टर डुआन मुचिंगुन्नी के शिष्य थे। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उसने सिर्फ देखकर मेरे घुटने की पुरानी इंजरी पकड़ ली। 2-3 नीडल्स लगाई और दर्द गायब। बस ऐसे ही, एकदम कमाल। किन्हुलांग की आंखें चमक उठी। सच में? उसका कांटेक्ट लिया? बिल्कुल लिया। चिन फेयन बोली। मैंने उसे लियाओ के बारे में भी बताया। उसने कहा वो देखेगा, मैं अभी कॉल करती हूँ। उसने फोन निकाला और कॉल मिलाया। कॉल खत्म करते ही उसने मुझे ठंडी मुस्कान दी। लगता है अब तू आराम से मर सकता है। वो पहले ही ओयंग को इशारा कर चुकी थी। इस बार किन्हुलांग ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसके हिसाब से मैं तो पहले ही मरा हुआ था। तभी व्हीलचेयर से चिन लियाओ की आवाज आई, उसे हाथ मत लगाना। सब एकदम रुक गए। चिन फेयन गुस्से से पैर पटकने लगी। लियाओ, तुम पागल हो गई हो क्या? इसी ने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। दिमाग खराब हो गया है क्या? चिन लियाओ ने होठ काटे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे यकीन है उसने जानबूझकर नहीं किया। वो एक्सीडेंट था। चिन फेयन ने गुस्से से उसे घूरा। तुम जितना भी उसे बचाओ, आज मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें सच में लगता है वो मेरेकल डॉक्टर का पोता लियाओ को ठीक कर देगा? चिन फेयन तुरंत बोली, अगर असली डॉक्टर भी नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? और उसने अपने लोगों को आगे बढ़ने का इशारा किया। लियाओ घबरा गई। दीदी, मैंने कहा ना उसे मत छुओ,
मुझे उस पर भरोसा है। फेया आखिरकार रुक गई, लेकिन अपनी बहन को ऐसे देख रही थी जैसे वो समझ ही नहीं पा रही हो। ये लड़की इतनी भोली कैसे हो सकती है। लियाओ की बात सुनकर मेरे अंदर का गिल्ट और बढ़ गया। सच तो ये है, जैसे ही मैंने लियाओ को देखा मैं उसके शरीर की हालत समझ गया था। दोनों पैरों की नसें बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। उसे ठीक करने के लिए उन नसों को फिर से जिंदा करना होगा, और मॉडर्न मेडिसिन ये नहीं कर सकती। इसका एक ही तरीका है, मास्टर डुआन मुचिंग की फेट स्टीलिंग नीडल्स और मेरी डेडवुड रिवाइवल टेक्निक। कुछ ही देर बाद एक गोरा सा जवान लड़का अंदर आया। सॉरी मिस कीन, थोड़ा लेट हो गया। चीन फेयान तुरंत उसके पास भागी। आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर उसने अपने डैड से कहा, डैड ये जियांग स्वान है, वही मिरेकल डॉक्टर के डिसेंडेंट जिनके बारे में मैंने बताया था। मैंने उस जियांग स्वान को देखा और हल्का सा हंसा। ये लियाओ के पैर ठीक नहीं कर सकता, इसे वापस भेज दो, टाइम खराब मत करो। चिन फैन ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। चुप रहो, ये वो मिरेकल डॉक्टर है जिसे मैं खुद लेकर आई हूँ। एक शब्द और बोला ना तो यही खत्म कर दूंगी। मैंने गुस्सा दबा लिया। मिरेकल डॉक्टर, ये खुद को भी ठीक नहीं कर सकता और तुम इसे मिरेकल डॉक्टर बोल रही हो। ये सुनते ही किन फैन फिर से मुझ पर टूट पड़ी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा। जियांग स्वान हैरान होकर बोला, ये आदमी कौन है। फैन तुरंत पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, यंग मास्टर जियांग, इसे इग्नोर कीजिए, ये बस एक मरने वाला आदमी। हाँ आप शुरू कीजिए। जियांग स्वान ने मुझे घूरा और बोला, ठीक है मैं मिस कीन को देखता हूँ। वो लियाओ के पास गया और उसे घुटनों की तरफ हाथ बढ़ाया। किन हुलांग साइड से बेचैनी बोला, अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर दें तो मैं आपको जो कहेंगे दूंगा। जियांग स्वान ने भौएं चढ़ाई। जल्दी मत करिए, मैंने मिस कीन को देख लिया है। उनके पैरों की नसें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। उन्हें जिंदा करने के लिए मुझे फेट स्टीलिंग नीडल्स और अपनी डेडवुड रिवाइवल टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। ये सुनकर मैं चौंक गया। इसके पास फेट स्टीलिंग नीडल्स कैसे हो सकती हैं? वो तो मेरे मास्टर डुआन मुचिंग ने खुद बनाई थी। सिर्फ 13 ही हैं और वो मेरे पास हैं। तभी जियांग स्वान ने अपने जैकेट से एक नीडल केस निकाला। अंदर 13 काली लंबी नीडल्स थीं जिनसे अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। उसने 2 नीडल्स निकाली और लियाओ के घुटनों में लगाने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिन हुलंग की तरफ देखा। मिस्टर किन, आप इसे लियाओ को नीडल्स लगाने मत दीजिए। जियांग स्वान मेरा हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। छोड़ मुझे। चिन हुलंग ने मेरी तरफ देखा। क्यों? मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। क्योंकि ये धोखेबाज है। ये घोस्ट गेट की 9 एबिस डार्क नीडल्स हैं। शुरू में असर दिखेगा, लेकिन ये लियाओ की लाइफ फोर्स खींच लेंगी। ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगी। ये सुनकर जियांग स्वान की आंखों में एक पल के लिए डर दिखा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। चिन फेयन गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी और फिर से मारने आई। मैंने उसे पीछे धक्का दे दिया। तुम्हें इसका पछतावा होगा। वो गुस्से से कांप रही थी। मैं अभी तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, यहाँ से निकल जाओ। मैंने गहरी सांस ली, एक जड़े बॉटल निकाली और चिन हुलंग को दी। मिस्टर चिन, अगर लियाओ की जान को खतरा हो तो ये दवा तुरंत दे देना, 8 घंटे तक सुरक्षित रहेगी। चिन हुलंग लेने ही वाला था कि फेयन ने छीन कर कूड़े में फेंक दी। नाटक बंद करो ओयंग, इसे बाहर निकालो। नहीं मानता तो खत्म कर दो। ओयंग मेरे पास आई, थोड़ी झिझकते हुए। मिस्टर, ये हमें मजबूर मत कीजिए, हम आपको हरा नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। मैंने इस पागल फैमिली को देखा, सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते लियाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में माफी थी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने ओयंग से कहा, एक काम करना, जो बोतल फेंकी है उसमें दवा है, अगर लियाओ की हालत खराब हो तो उसे दे देना। ओयंग ने मुझे गौर से देखा, फिर सिर हिलाया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और वहां से निकल गया। अंदर व्हाइट हॉर्स क्लब में जियांग स्वान ने लियाओ के पैरों में सारी 13 नीडल्स लगा दी। थोड़ी ही देर में लियाओ का चेहरा बदल गया और वो दर्द से चिल्ला उठी, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, आज के टाइम पे पैसा कमाना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना, लेकिन सच ये है कि हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता। इसलिए आज बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो इसे फुल टाइम करके भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सीखें कैसे, कहाँ से शुरू करें, किसको फॉलो करें? यूट्यूब पर कंटेंट तो बहुत है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलती। कौन बताएगा क्या देखना है, कौन डाउट्स क्लियर करेगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद एक मेंटर से लाइव क्लासेस लेकर सीख रहा हूँ और ऑनेस्टली जीरो से स्टार्ट करके आज मैं हर महीने 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक अर्न कर पा रहा हूँ। अब वही मेंटर अपनी लाइव ट्रेडिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जहाँ आपको डायरेक्ट उनसे बात करने का मौका मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, बेसिक से एडवांस तक पूरा रोड मैप मिलेगा और आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर होंगे। ये एक आवर लाइव सेशन है जिसकी फी है 2,000 रुपए। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीख कर अर्न करना चाहते हो तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ हो सकता है। और हाँ, अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती तो रिफंड ऑप्शन भी है। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। फेयन और किन हुलंग एक पल के लिए रुक गए, फिर उनके चेहरे पर खुशी आ गई। लियाओ, तुमने कहा दर्द हो रहा है, तुम्हें अपने पैर महसूस हो रहे हैं? धीरे धीरे चिन लियाओ को भी समझ आया, मुझे महसूस हो रहा है, सच में मेरे पैर महसूस हो रहे हैं। फूट फूट कर रोने लगी। किन हुलांग जियांग स्वान को धन्यवाद देने ही वाला था, तभी उसने देखा कि जियांग स्वान का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है, पसीने से भीगा हुआ, बस किसी तरह हल्की सी मुस्कान बनाए खड़ा है। लगता है मैं अभी उतना काबिल नहीं हूँ। उम्मीद नहीं थी कि इतना असर पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिस लियाओ के पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं। कुछ दिन आराम के बाद वो चल पाएगी। किन हुलांग हैरानी से उसे देखता रह गया। तुम सच में मिरेकल डॉक्टर हो। लियाओ, उठकर चलने की कोशिश करो। चिन लियाओ ने दांत भींचे, आंखों में उम्मीद के साथ खुद को संभाला और सच में खड़ी हो गई। कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। किन हुलांग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेटी आखिरकार ठीक हो गई थी। वो भागकर जियांग स्वान के सामने झुक गया। डॉक्टर, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। चिन फैमिली ये एहसान कभी नहीं भूलेगी।
उसने जेब से चेक निकाला और जियांग स्वान के हाथ में दे दिया। जियांग स्वान ने जैसे ही देखा उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। 100 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है मिस्टर किन, मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन बात पूरी करने से पहले वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके साथ आई असिस्टेंट तुरंत उसे संभालने दौड़ी। घबराई हुई आवाज में बोली, मिस्टर किन, हमें अभी लॉन्डो वापस जाना होगा। यंग मास्टर को मेडिसिन से इलाज कराना पड़ेगा, वरना उनकी फाउंडेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। किन हुलांग को अंदाजा नहीं था कि जियांग स्वान अपनी जान तक दांव पर लगा देगा अपनी बेटी को ठीक करने के लिए। उसने तुरंत लोगों को कहा और जियांग स्वान को कार में डलवा दिया। कुछ मिनट बाद एयरपोर्ट जाते वक्त असिस्टेंट हल्की मुस्कान के साथ उसके पास झुकी। यंग मास्टर, आपकी एक्टिंग तो दिन ब दिन कमाल होती जा रही है। मैं भी एक पल के लिए मान गई थी। ये सुनते ही जियांग स्वान, जो अभी तक कमजोर बनने का नाटक कर रहा था, अचानक आंखें खोलकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। एक हाथ उसके शरीर पर फिराते हुए दूसरे हाथ में चेक पकड़े हुए मुस्कुराया। किन हुलांग, नैनिंग शिपिंग का राजा। सच कहूं तो कुछ खास नहीं। उधर मैं अपने पेरेंट्स को मार्केट से लेकर घर लौट आया। हम ऊपर जाने ही वाले थे कि एक लाल फरारी आकर रुकी। उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरी और सीधा मेरी तरफ आई। उसने आंखें झपकाई। तुम येमो हो, सही? उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। मैं भौहें सिकोड़कर बोला, और तुम? उसने हाथ बढ़ाया। हाय येमो, मैं सू शिशी हूँ। मैं अभी समझ ही रहा था कि पीछे से डैड की आवाज आई। सू शिशी, नैनिंग की सबसे खतरनाक औरत। मैं अभी नया नया बाहर आया था, मुझे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन नैनिंग में हर कोई उसे जानता था। वो झुग्गियों से उठकर आई थी, एक योगा लड़की। एक बड़े आदमी ने उसे अपने पास रखा था उसे आगे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसने उल्टा उसका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। उसके बाद उसने उसकी दौलत अपने नाम कर ली और यही नैनिंग में अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मन में शक था कि उसे मुझसे क्या काम हो सकता है। मेरी माँ को लगा मैं फिर किसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोली, मिस सू, मेरा बेटा अभी अभी बाहर आया है। अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप बुरा मत मानिए। सू शिशी हल्का सा मुस्कुराई। आंटी, गलत मत समझिए, मुझे शिशी कहिए। मैं यहाँ येमो से एक मदद मांगने आई हूँ। माँ ने राहत की सांस ली, फिर हैरानी से बोली, शाओ मो तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? सू शिशी चुप रही। डैड समझ गए और माँ को ऊपर ले गए। वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुम अंदाजा लगा सकते हो मैं क्यों आई हूँ? मैंने हल्की सांस ली। जैसे ही हमने हाथ मिलाया था मैंने तुम्हारी पल्स महसूस कर ली थी। तुम्हें 3 कॉर्प्स ब्रेन पिल दी गई है और उसका एंटीडोट अब काम नहीं कर रहा, सही? सू शिशी की आंखें चमक उठी। मुझे पता था मैं सही इंसान के पास आई हूँ। सिर्फ हाथ मिलाकर तुमने मेरा राज जान लिया। येमो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? मैंने भौहें सिकोड़कर कहा। मुझे वजह दो। सू शिशी पास आई। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर हल्के से फिसलने लगी।